हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। तो आज हम हिंदी क्लास 12 के 10 आपको इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। और ऐसे आपको हिंदी तो याद करने की चीज़ होते नहीं, क्योंकि ये समझना होता है आपको। और ये सब प्रश्न है जो आपको अक्सर एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, वही सब प्रश्न हम लाए हुए हैं। चलिए उसको हम पढ़ते हैं। उससे पहले आप अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर कर देंगे, नए बच्चे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अभी तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए एक एक करके सभी प्रश्न को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए कि सबसे जो पहला प्रश्न कर रहा है, बिस्नी जो है वह मानक की माँ है, पर उसने किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे? कैसे ढूंढा जा सकता है? बिस्नी जो है वो तो मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे? तो लिखना है, एकांकी के दूसरे भाग में बिस्नी के स्वप्न में जो घटना घटती है, कौन सी घटना घटती है अभी पता चल जाएगा। उसमें जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उस संवाद में उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। जब सिपाही मानव को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास आता है, यानी खदेड़ते मतलब खोजते हुए बिस्नी के पास आता है, तो मानव गले से लिपट जाता है और सिपाही के पूछने पर कि तू क्या लगती है, क्या है तू इसकी, बिस्नी का जवाब आता है कि मैं इसकी माँ हूँ। कौन हूँ? मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तब सिपाही का जवाब आता है, क्या कहता है? जब सिपाही का जवाब आता है, जो दुश्मन देश के जो सिपाही होता है उसका जवाब आता है, यह हजारों का दुश्मन है। कौन है? जो मानव जो है, यह सिपाही होता है वो होता है, वो हजारों का दुश्मन है, उसको खोज रहे हैं। बिस्नी कहती है, तू भी तो आदमी है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार है, तेरी भी तो माँ होगी, तू भी माँ के दिल को नहीं समझता? मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ। कौन कहता है ये कहती है बिस्नी। किसे बोलिए? वो दुश्मन सिपाही उसे बोलिए कि मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। साथ ही जब मानव का पलटवार सिपाही पर होता है, यानी कि जब मानव को मारने आ रहा था, उसका जो बिस्नी जो होती है वो रोक लेती है, लेकिन जब उसका ही बेटा जो मानव सिपाही को मारने जाता है तो भी वो रुकती है। इसीलिए इसी कारण से जो बिस्नी जो है वो सिपाही के मार, लेकिन उसमें किसी भी सिपाही के मार को ढूंढा जा सकता है, तब बिस्नी के मानव को भी रोकती है। तो यही कारण है, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और बिस्नी जो मानक ये सब एक क्या होता है, एक ड्रामा होता है जो कि बताया जाता है, ये कोई कहानी नहीं, कहानी जैसा ही होता है। इससे आपको, चलिए इसका हम कुछ मिलवा देते हैं इसमें आपको पात्र से। देखिए ये है आपका बिस्नी, ये आपका कौन है? आपका ये है आपका बिस्नी। और इसमें आपको बात करें बिस्नी के बारे में, बिस्नी का एक बेटा है जिसका नाम है मानक। बिस्नी का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? मानक है। बिस्नी का बेटा है मानक, नाम है बिस्नी। एक बेटी है जिसका नाम है मुन्नी, एक है मुन्नी। और इसमें जो है, और मुन्नी क्या है, शादी व्यवस्था हो चुकी है। एक और इसमें होता है, क्या होता है? कुंती। एक होता है कुंती, इसमें कुंती है। और भी बहुत सा, एक होता है दो लड़के जो कि क्या करते हैं, भिक्षा मांगने हुए आती हुई, यानी कि चावल दावल मांग रही होती है। तो इसमें जो बिस्नी जो क्या है, वो मानक की माँ है, मुन्नी की भी माँ है। और कुंती जो है वो बिस्नी के पड़ोसन है। जो कुंती हमेशा आके कहती रहती है मुन्नी को, ये मुन्नी जो अब शादी हो चुकी है, तुम अगर कहे तो हम इस घर बार देखे, यानी कि शादी करने के लिए देखे। तो बिस्नी कहती है, घर बार देख कर क्या करना है कुंती? और मानक जब लड़ाई से लौटे, कुछ पैसे वैसे तही आज लोग देखते ही होंगे, जो लोगों के हाथ कितने बड़े होते हैं, यानी कि वो कितने कितने दहेज के लिए मांग करती है। तो इसके के लिए बिस्नी का कहना है कि हमें पैसे चाहिए शादी करने के लिए, सिर्फ देखने से क्या होगा। और ये जो लड़के जो आती है वो हमेशा जो दाल चावल मांग रही होती है, वह कहती है कि हम बर्मा से आए, वहाँ पर बहुत लड़ाई चल रही है, बहुत गोली बंदूक चल रही है, वहाँ पे मार काट हो रही है। इस प्रकार से वो बोलती है और बिस्नी को टेंशन में डाल देती है जब ये दो लड़कियाँ आती है। तो चलिए अगला प्रश्न बताते हैं कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री जो है, कवित्री कौन? आपका एक ही कवित्री है, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि पुत्र वियोग चैप्टर को लिखी है। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कुछ कारण है तभी तो कहती है। लिखना है, कवित्री असमय पुत्र की मृत्यु के कारण उसे आगे का सहारा नहीं दिखता। कवित्री का एक ही बेटा होता है जो कि वो असमय मृत्यु, यानी छोटा होता है, उसी समय उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए उसका कोई सहारा नहीं दिखता है, इसलिए वह अपने को असहाय और विवश कहती है। जब उसका पुत्र उसके साथ था तो वह उस खिलौने की भांति उसी से खोया रहती थी, उसमें खोया रहती थी। जैसे कि एक बच्चे का जो इतना प्रिय खिलौना होता है, उतना ही प्रिय और क्या सुभद्रा कुमार चौहान जी का उनका बेटा था। जिस प्रकार बच्चे माँ अपने बच्चों का तरह तरह से ध्यान रखती है, कहीं उसे सर्दी न लग जाए, कहीं उसे ठंड न लग जाए, कहीं उसे लू न लग जाए,
कभी उसे लोरियाँ गाकर सुनाती है, कभी थपके दे देकर माँ को मन लगा करती है कि वो थपके दे देकर सुलाती है, परंतु पुत्र के बिछड़ने के साथ ही वह असहाय हो जाती है। उसे कोई सहारा ही नहीं दिखता है और केवल उसके वियोग में आंसू बहाने की विवश हो जाती है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी बात करती है, एक माँ के बारे में बात करिए। जब भी कोई किसी का बेटा जो होता है वो असमय मृत्यु हो जाती है, तो वो सब क्या उसे सारा यानी पूरा जो दुनिया जो होता है वो उत्सव मना रहा है, लेकिन उसके लिए तो सभी अंधकार ही लगता है। इसके बारे में बात करती हैं। अब आते हैं आगे। बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? ये जो आपका लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में जो आपका चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं बरसात में पानी आकाश से धरती पर गिरकर उसे रसभरी बनाती है। इसके पहले धरती गर्म की प्रचंडता के कारण पानी के लिए तरसती रहती है। धरती तब पानी से भर जाती है तो पूरी धरती हरी भरी रस भरी हो जाती है, इसलिए बरसात को सरस यानी रस के साथ कहा जाता है। यह दूसरा अर्थ यह ध्वनित होता है कि धरती पर जीवन का नया संचार हो जाता है, जिससे धरती सरस हो जाती है। सरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न, छत्रसाल की तलवार कैसी है? वर्णन कीजिए। छत्रसाल की तलवार कैसी है? लिखना है कि प्रस्तुत कविता में महाराजा छत्रसाल की तलवार की भयंकरता का चित्रण हुआ है। उनकी तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। सूर्य की जैसे किरण होती है तेज धार वाली, वैसे ही उनकी तलवार भी जब म्यान से निकलती है तो हाथियों के झुंड को धर धरा कर देती है। प्रखर और प्रचंड है। उनकी तलवार की भयाकांता शत्रु दल थर्रा उठता है, थर थर काँपता है इसको तलवार जब म्यान से निकलती है। किनकी? छत्रसाल, महाराज छत्रसाल की। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयंकारी सूर्य की किरणों की तरह म्यान से निकलती है। वह विशाल हाथियों के झुंड को, बहुत सारे हाथी, विशाल हाथियों का झुंड ही है, क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देगी, काट डालेगी वही एक बार में। हाथियों का झुंड गहन अंधकार की तरह प्रतीत होता है, यानी कि अंधकार है और उसको जो प्रकाश सूर्य की किरण से उसको जो तलवार निकल रही है उसको काट डाल रही है। जिस प्रकार सूर्य किरणों के समक्ष अंधकार का साम्राज्य समाप्त है, जिस प्रकार जब सूर्य उदय होता है जो भी अंधकार होता है उसको समाप्त कर देती है, ठीक उसी प्रकार तलवार की तेज धार के आगे अंधकार रूपी हाथियों का समूह होता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है। छत्रसाल की तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट जाती है और मुंडों की भीड़ लगा देती है। उसे लगता है ऐसा कि रुद्रदेव को रिझाने के लिए और माँ काली को प्रसन्न करने के लिए मुंडों की माला चढ़ रही हो। बहुत ही अच्छा इसमें जो क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न है, मुख देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? कबीर के बारे में इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? चलिए देखते हैं कि प्रस्तुत पदांश में कबीर के अखर व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। कबीर ऐसे प्रखर चेतना संपन्न कवि है जिन्होंने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही। ऐसा नहीं है कोई अगर और कोई सच को सच कहे, क्या कहते हुए उन्हें सच को सच कहने में तनिक भी संकोच नहीं होता था, यानी कि वो सच को सच कोई होता है यदि सच कहेंगे ये विधायक है, नेता है, कोई मार डालेगा, कुछ बोल देगा, ऐसा नहीं। वो कोई भी हो, गरीब हो, निर्धन हो, भिखारी हो, चाहे अमीर हो, बहुत धनवान हो, कोई भी हो, अगर सच बात है तो सच कहना, मुख देखी बात नहीं कहेंगे। कोई अगर कह रहा है तो हम सुन लिए वही बात मान लिया, ऐसा नहीं। जब तक वह देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं वो। ऐसा कबीर का, वो किसी को चेहरा देख कर बात नहीं करते, यानी कि वो अलग गरीब से अलग बात करे, अमीर से अलग बात, दोनों सब उनके लिए बराबर है। और होता है देखते हुए साधु संत हैं उनके लिए कोई महत्व नहीं है, पैसा कुछ मतलब नहीं, सिर्फ आदमी, सिर्फ उसका काम, बस कर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज सरता हो या समाज की जनता, पंडित हो या मुल्ला मौलवी, राज सरता हो या समाज की जनता, पंडित हो या मुल्ला मौलवी, सबकी बखिया उधेरने में उन्होंने तनिक भी कोताही नहीं की। सभी को एकदम पल्लिया जो होता है उधेर देती है, सभी का क्या करती है, पोल खोल देती है। उन्होंने इसलिए अपनी अंखरता, स्पष्टवादिता, पक्षपातिता कथन द्वारा लोग का मंगल के लिए अथक संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, तब इसको बाद जाके वो मिला। अब 6वां प्रश्न है, इसको देखिए, इसमें हम प्रतिपूर्ति भी ऐड कर दिए हुए। सबसे अच्छी बात है कि इसमें हम प्रतिपूर्ति भी ला दिए हुए हैं। प्रतिपूर्ति जिसमें क्या होता है, चलिए क्या करते हैं, हम आपको प्रतिपूर्ति के बारे में थोड़ा बताते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए ये है आपका प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति जो होता है, आप लास्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा प्रतिपूर्ति। इसमें जो आपका सबसे जो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम क्या होता है, सबसे पहला चैप्टर होता है रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा एक पर क्या है, एक बार सबसे पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर नाम क्या है, दूसरा चैप्टर नाम होता है क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत, ये इसका होता है दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर का नाम क्या होता है, तीसरा चैप्टर का नाम होता है पेशगी। तीसरा चैप्टर का नाम होता है पेशगी, ध्यान रखिएगा।
और ये सब जो रस्सी का टुकड़ा जो होता है इसको लिखते हैं कौन, गाइडी मोपासा, कलर की मौत, एंटोन चेखव, पेस्की, हेनरी लोपेज। ये जो 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न ला दिए हुए, उसको आप पढ़कर कुछ समझ जाइएगा। चलिए इसको देखते हैं। यही आपका इवान दमित्रियों चेरकावी की मृत्यु क्यों हो जाती है, क्यों बताइए। इतना ही आपका प्रश्न है। 6 नंबर भी वही प्रश्न, क्या देखिए छोड़िए, देखिए क्या कर रहा है। इवान दमित्रियों, इसमें भी इवान दमित्रियों चेरकावी की मृत्यु कैसे हो जाती है। और हाँ, ये वाला प्रश्न है, पहले इसको देखते हैं। इवान मैचित चेरकावी अपने को सबसे सुखी इंसान क्यों समझ रहा था, क्यों सबसे सुखी इंसान क्यों समझ रहा था। तो बताना है कि इवान दमित्रियों चेरकावी एक सुंदर रात को, ऐसा नहीं बहुत खूबसूरत, उनके लिए खूबसूरत था, सुंदर रात को अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में, एक अव्वल दर्जा यानी बहुत जो वहाँ पे बड़े-बड़े लोग जो वहाँ पे देखकर खेल देखते हैं, यानी कि वहाँ पे जो एक क्लर्क है, यानी कि बहुत क्लर्क जो वहाँ पे बैठा हुआ हम देख रहा है, हम तो बड़े आदमी के जो बैठ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से, दूरबीन जो होता है, और लक्लोंचिस द कर्नविल, यानी जो खेल का ही नाम अजीब है थोड़ा, इस खेल का नाम है, इस खेल का आनंद ले रहा था, यानी खेल दूरबीन की मदद से खेल को देख रहा था, वहाँ पे वह खेल देख रहा था, इसलिए अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था कि हम क्लर्क होकर के इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ, यानी कि प्रोफेसर, ऑफिसर कितना के साथ बैठकर हम खेल का आनंद ले रहे हैं। तो इसलिए वो अपने को आपको सबसे सुखी इंसान समझ रहा था। और ये क्लर्क की मौत जो है आपका चैप्टर से लिया गया है। इसमें क्लर्क की मौत में क्या होता है कि वो एक जो ऐसे ही आपका खेल देख रहा होता है, और उसी में जो क्लर्क होता है वो छींक आ जाती है, और छींक देता है एक बड़े अफ़सर के ऊपर, और उसमें उसे लगता है बाप रे! इतनी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे माफ़ी माँगना चाहिए। चाहता है उसे माफ़ी मांगना, सर जी हमें माफ़ कर दीजिए, वो हमने अपने गलती से आपके ऊपर छींक दिया। उसके बाद क्या करता है कि वो कहता है ठीक है जा, माफ़ कर दिया। उसके बाद क्या करता है, जैसे वो वापस आता है, फिर लगता है नहीं, लगता है सर जी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ऐसे नहीं मानेंगे। फिर जाता है माफ़ी माँगने के लिए, फिर वहाँ पे कहता है कि अरे यार तो खेल देखना दो, जाओ काम करो अपना, फिर चला आता है। और ये बहुत बार 2-3 बहुत ट्राई करता है, वो घर जाता है, अपनी पत्नी को कहता है कि अरे आज क्या हुआ था, हम खेल देख रहे थे ना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स द कर्नविल, इसमें जो होता है कि हम एक बहुत बड़े अधिकारी के ऊपर छींक दिए। तो उसकी पत्नी भी कहती है अरे जाओ पहले माफ़ी माँग के आओ, इतने बड़े आदमी को वो माफ़ कर देंगे। जब जाता है वहाँ पे बहुत सारे यात्री होते हैं जो बहुत बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, तो वहाँ पे जाता है तो क्या करता है कि जैसे बहुत सारे जो लोग हैं उनसे सलाह ले रहे हैं, उनसे कुछ समस्या अपने बता रहे हैं। जब लास्ट में जाता है तो उनको जब माफ़ी माँगता है तो इतने गुस्से होते हैं, कौन जो होते हैं पता नहीं, क्या बहुत सा अजीब नाम होता है उनका नाम, आपको इस पढ़ेंगे तो कौन नाम पता चल जाएगा। चलिए इतना काफ़ी है आप समझने के लिए, आगे बढ़िए। ये देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर, इवान दमित्रियों चेरकाव की मृत्यु कैसे हो जाती है। जो आपका चैप्टर का नाम है क्लर्क की मौत, इसका क्लर्क की मौत ही नाम क्यों पड़ा, ये आपको पता चल जाएगा अभी कि इवान दमित्रियों चेरकाव की मृत्यु क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है। तो ये जब चेरकाव यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल, हाँ ब्रिजालो, उनका नाम ब्रिजालो होता है, जिनके ऊपर छींकते हैं, कौन जो क्लर्क होते हैं, ये चेरकाव ये ब्रिजालो के ऊपर छींकते हैं। जब क्या होते हैं, यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल होते हैं, से माफ़ी मांगने गया था, यानी कि वो बहुत बार माफ़ी मांगने जाता है। किसी व्यक्ति को आप गलती हो गई आपसे, अगर माफ़ भी कर देंगे, वो समझ ही नहीं रहा कि माफ़ किए या ना किए, तो आपको बात सुनने वाला ही हो गई है। तब जनरल उस पर काफ़ी गुस्से से चिल्लाता है कि अरे छोटा, भागता है कि यही भाई जूता निकाल के मारेंगे, इस प्रकार से बोलता है, यानी बहुत बुरा लगता है क्लर्क को। तो उसके बाद क्या करता है, वो जाता है सीधा सोफे अपने अगर पहने उन्हें बिस्तर पलटता है, बस मृत्यु, मर गया बस। और उसे अपने ऑफिस से निकाल जाने को कहता है। इस बात से चेरकाव का दिल भीतर से टूट जाता है, बहुत दुख होता है, और लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचा, बिना वर्दी उतारे, जैसे कि जो पहन कर गया हुआ था, बिना वर्दी उतारे साफे पैटे हुए लेट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, जूठन कहानी का लेखक जब अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ क्यों रोने लगी। जब जूठन कहानी का जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जिसको लिखे हुए हैं, जूठन कहानी का जो लेखक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि, जब वे ओम प्रकाश वाल्मीकि वाला जो जूठन है, जूठन ये क्या है, जूठन है ये आत्मकथा है, ये क्या है, तो ये आत्मकथा, ध्यान रखिएगा। जब वहाँ पे पहुँचता तो लेखक की जो माँ होती है वो क्यों रोने लगती है। तो लेखक अपने परिवार का सबसे ज़्यादा दुलारा था, बहुत प्यारा बच्चा का, जो सबसे छोटा होता है बहुत प्यारा होता है। उसके घर का हर सदस्य उसे बहुत मानते थे, साथ ही ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके पिताजी प्यार से मुंशी जी कहकर पुकारते थे। परिवार में सभी लोग गालियाँ खाकर भूखे सोना पसंद कर सकते थे, यानी कि वो गाली से भूखे सो सकते थे, लेकिन उसे काम नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन वो अपने लाडले को 7 दिन अपने घृणित पेशे में लाना नहीं चाहते थे। लेखक के द्वारा वो क्या करते थे, गोबर उठाना, जानवर को खाल उधेरना, इस वजह से बहुत खराब काम करते थे। द्वारा मजबूरियाँ उसी पेशे में आने को, सिर को लेकर पाँव तक गंदगी से भरा उनकी
फिर जब लेखक जब घर आता है तो देखता है कि वो उनकी माँ, उनके जो घर वाले जो देखते हैं कि पूरे खून से लथपथ, यानी कि भैंस मर गया था, उसके खाल उधर रहे थे, यानी कि वो भी गंदगी वाला काम कर रहे थे, इसलिए उनको भी क्या होता है कि आँख में आंसू आ जाते हैं। बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, होशकम और मलांदे में क्या संबंध? ये आपका आ गया रस्सी का टुकड़ा, जो आपको प्रतिपूर्ति का पहला जो चैप्टर है, रस्सी का टुकड़ा, जिसको गायरी मुफासा लिखे हुए हैं। यह पर ये इसका ही क्वेश्चन है कि होशकम और मलांदे में क्या संबंध है? तो होशकम और मलांदे एक समय पर अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन एक बार जीन, यानी जीन किसी को कहते हैं घोड़े के ऊपर जो सामान रखने वाला जो कपड़ा होता है उसको जीन कहते हैं, के कारण उन दोनों का झगड़ा हो गया और अब वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। तो ये था होशकम और मलांदे के बीच का संबंध। अगला ये आपका ये अंतिम प्रश्न है, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों? जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों? तो मेघा वह शक्ति है जिसने मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयतापूर्वक सोचता है, ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता तो कभी मेधावी नहीं हो सकेगा। किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, चाहे आध्यात्मिक हो, सांस्कारिक हो, चिंता हो, भय का निर्माण करती है, जबकि ठीक उसके विपरीत निर्भीक वातावरण में मेघा का जन्म होता है। इसलिए यहाँ पे जहाँ भय है वहाँ मेघा हो ही नहीं सकती। आपको समुद्र के उस पार जाना है, समुद्र के यहाँ बैठे हुए सोच रहे कि समुद्र में उतरे कहीं डूब जाएंगे, तो इस प्रकार से सोचेंगे तो हो ही नहीं। और आपको समुद्र पार करना है तो उसमें तो आपको उतरना ही पड़ेगा। वैसा ही जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आएगा एग्जाम में तो आप लिख दीजिएगा आसानी से। तो आज का एक क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके बता देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर इसी नेक्स्ट वीडियो में।